शुरू करते हैं सर आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है, कैसे बनेगा? चला देखो, तुमको क्या क्या पूछ सकता है। एगो गुप्त उष्मा का बीमा पूछ देगा, विशिष्ट उष्माधारिता का बीमा पूछ देगा, उष्माधारिता का बीमा पूछ देगा। ये तीनों में से किसी का भी बीमा पूछ सकता है। गुप्त उष्मा एल हो गया, एस विशिष्ट उष्माधारिता हो गया, एच उष्माधारिता हो गया। इन तीनों में से किसी का भी बीमा पूछेगा तुमको। क्यू दी गई उष्मा है, एम द्रव्यमान है, एम जो है वो क्या है, द्रव्यमान है, और क्यू तापमान में अंतर है। तो दी गई उष्मा की अगर हम बात करें भाई मेरे, तो दी गई उष्मा यानी उष्मा का सही मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और द्रव्यमान का होता है केजी, और तापमान में अंतर का होता है केल्विन। ये तो पहले तुमको याद रखना होगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। पहले तो ये एल गुप्त उष्मा है, एस विशिष्ट उष्माधारिता, एच उष्माधारिता है, क्यू दी गई उष्मा है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एम द्रव्यमान है जिसका केजी होता है, थीटा तापमान में अंतर है जिसका सही मात्रक केल्विन होता है। इसमें कहीं कोई डाउट तुमको नहीं होना चाहिए। और इसका तीन फॉर्मूला तुमको भाई मेरे याद रखना चाहिए। क्यू बराबर एमएल, क्यू बराबर एमएस थीटा, एच बराबर एमएस। क्यू बराबर एमएल, क्यू बराबर एमएस थीटा, एच बराबर एमएस। ये तीन रिलेशन है हीट में जो ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर। तुम क्या करें मास्टर, कैसे बनेगा? तो ये तीन फॉर्मूला और 3 गो यूनिट ये तुमको याद रखना होगा। 3 गो फॉर्मूला, क्यू बराबर एमएल, क्यू बराबर एमएस थीटा, एच बराबर एमएस। जहां एल क्या है, गुप्त उष्मा है, एस क्या है, विशिष्ट उष्माधारिता है, एच क्या है, उष्माधारिता है, और क्यू का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर उष्मा का यूनिट होता है, एम द्रव्यमान है केजी, थीटा ताप में अंतर है केल्विन। अब तुम क्या करें मास्टर कैसे निकालेंगे? तो देखो पहला फॉर्मूला से निकालते हैं, क्यू बराबर एमएल, एल का निकालते हैं, एल गुप्त उष्मा, एल इज इक्वल टू क्यू बाय एम। क्यू का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या जूल भी लिख सकता है, और एम द्रव्यमान है तो हो गया केजी, केजी केजी किलो बोरा में, तो एल गुप्त उष्मा है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर टी पर पावर -2, या इसी को हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एम टू द पावर 0 एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2। ये आपका बीमा हो जाएगा, m टू द पावर 0 एल स्क्वायर टी पर पावर -2। तो ये हो गया सर आपका गुप्त उष्मा, एल को कहते हैं गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा का यूनिट हो गया। अब हम लोग अगले में चलते हैं। अगला हमारा कहता है क्यू बराबर एम एस थीटा, तो यहां से एस का निकालेंगे तो एस बराबर क्यू बाय एम थीटा हो जाएगा, और क्यू का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एम हो गया केजी, और थीटा हो गया केल्विन, केजी केजी किलो बोरा में, एस का हो गया कितना, मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -2 केल्विन पर पावर -1। एस का हो जाएगा एल स्क्वायर टी पर पावर -2 के पर पावर -1। ये हो जाएगा इसका यूनिट और डायमेंशन। और इसी तरह अगर हम अगला निकालते हैं तो अगला है h बराबर एम एस, तो h बराबर एम एस का h का निकालना होगा तो m का होता है kg, और s का भी तुरंत हम निकाले हैं, h का भी तुरंत हम निकाले हैं कितना, l m स्क्वायर h टू द पावर -2 के पर पावर -1, m स्क्वायर एच टू द पावर -2 के पर पावर -1। देखो यही निकाले हैं, यहां m स्क्वायर एच टू द पावर -2 के पर पावर -1, एम स्क्वायर एच टू द पावर -2 के पर पावर -1। बता एच का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी। अगर हम इसका डायमेंशन निकालते हैं तो डायमेंशन कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा एम केजी का हो गया एम का हो गया एल स्क्वायर एस पर पावर -2 के पर पावर -1। ये इसका यूनिट और डायमेंशन हो गया। आप इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तुम कहोगे भाई मेरे रट्टा मारेंगे, रट्टा मारने से नहीं होगा। अब रट्टा मार, ये क्वेश्चन वैसा है जो एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर देगा। ये वैसा क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर देगा, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर। कैसे? तो सर उसके लिए आपको उल्टा पुल्टा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और नहीं तो 70 लेके घर में बैठिएगा और 71 वाला जॉब करेगा। एक के नंबर के तो डिफरेंस है सर, जो आपको एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे टीचर जब मिलेंगे तब ये हो पाता है, और तब बच्चा जॉब में जा पाता है। तो गौर फरमाइएगा। हम एक बार फिर से आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप कहिएगा नहीं समझे, तो गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र के लिए आपको, या गुप्त उष्मा पूछे, विशिष्ट उष्माधारिता पूछे, उष्माधारिता, तीनों को एक खानदान में है, तो यही 3 को पूछेगा। अगर ये 3 को पूछेगा तो आपको क्यू का दी गई उष्मा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एम द्रव्यमान है और थीटा तापमान में अंतर है, और ये 3 को फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, क्यू बराबर एमएल, क्यू बराबर एमएस थीटा, एच बराबर एमएस।
और अगर हम इसको करना चाहते हैं तो Q बराबर ml का अगर हम निकालेंगे तो L बराबर हो जाएगा Q बाय M, L बराबर Q बाय M, Q का लिख लिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, M का हो गया kg और L का हो गया तब इसको काट दिया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, L स्क्वायर टी पर पावर -2 हो गया और इसी को हम लिख सकते हैं M पर पावर 0 L स्क्वायर टी पर पावर -2। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बन जाएगा आपका M पर पावर 0 L स्क्वायर टी पर पावर -2 इज द आंसर, ए बी सी इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको विशिष्ट उष्माधारिता भी आप निकाल सकते हैं, उष्माधारिता भी निकाल सकते हैं, हम निकाल के आपको दिखा दिए हैं। Q बराबर एम एस थीटा से S को सेपरेट कर लेंगे, Q बाय एम थीटा, Q का कर देंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, M का केजी, थीटा का केल्विन और यहां से S का निकाल लेंगे और उसी तरह से आप H बराबर एम एस का भी निकाल सकते हैं। M का हो गया केजी, S का हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन और फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे, डायमेंशन निकल जाएगा। लेकिन सर इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 गो फॉर्मूला याद रखना होगा, Q बराबर एम एस थीटा, H बराबर एम एल और H बराबर एम एस। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तीनों फॉर्मूला पे प्रैक्टिस करना होगा और तब जाके आपका सवाल बनेगा, अन्यथा बोरा में चल जाएगा, 70 लेके घर चले जाइएगा। तो 71 अगर लाना है तो इस टाइप के सवाल को बनाना होगा। ये 71 नहीं, इस टाइप का सवाल अगर यूनिट एंड डायमेंशन इसका तुम निकाल देते तो 73 हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर अर्ज किया जाता है। अब हम आते हैं सर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? बताइए आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। चारकोल को घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? जल्दी से सर आंसर बता दीजिए, व्हाट इज द आंसर। चारकोल को हम लोग क्या जलाकर बनाते हैं, व्हाट इज द आंसर। आंसर जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए सर। आप कहिएगा सर इसका बताइए आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका कि बताइए चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है, व्हाट इज द आंसर। आंसर इज हवा की अनुपस्थिति में जब लकड़ी को जलाते हैं तो चारकोल का निर्माण करता है। सर चारकोल जो है वो हवा की अनुपस्थिति में, मतलब हवा की अनुपस्थिति में जब आप बनाते हैं, जब गर्म करते हैं लकड़ी को तब आपको बनता है। हवा की अनुपस्थिति में कहता है, हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जब आप गर्म करते हैं, लकड़ी को जब हवा की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो चारकोल बनता है। और सर अगर लकड़ी को हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं, हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो राख बनेगा, जो हम लोग करते हैं। हवा की उपस्थिति में जलाते हैं लकड़ी को तो क्या बनता है, राख। और हवा की अनुपस्थिति में अगर जलाइएगा तो अध कचरा जलेगा, अध कचरा जो जलता है उसी को ना बाद में चारकोल बना लेते हैं सर, अब बाद में उसका हम उपयोग कर पाते हैं। जो कोयला जिसको आप कहते हैं, कोयला क्या रहता है, अध्ययन जलल रहता है, अध कचरा जलल रहता है। अध कचरा कब जलेगा, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, यानी हवा नहीं मिल पाएगा, हवा नहीं मिल पाएगा चारकोल बन जाएगा। और अगर लकड़ी है और उसको हवा मिल गया तो राख बन जाएगा। क्वेश्चन आपका कहता है चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है, हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को, एगो दिया हवा की उपस्थिति में कोयला को, कोयला को जला दीजिएगा तो राखें बन जाएगा। अगर आप कोयला को सर, कोयला को हवा की उपस्थिति में जलाइएगा तो राख बन जाएगा सर। हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर कोयले को, तो फिर कोयला को जलाइएगा तब थोड़े चारकोल बनता है, लकड़ी से चारकोल बनता है। हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर लकड़ी को, हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर लकड़ी को, एक दिया हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को। सर हवा की अनुपस्थिति में अगर जलाइएगा तब अच्छे से नहीं जलने के कारण होगा, और पर्याप्त होगा इसका हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर। पर्याप्त मतलब कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है तो सर जल के खत्म हो जाएगा। इसलिए आंसर होगा कि हवा की अनुपस्थिति में जब हम जलाते हैं लकड़ी को तब ये बन जाता है क्या, चारकोल। अब बताइए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित, पहले तो कृष्णिका क्या है, व्हाट इज कृष्णिका। कृष्णिका मतलब होता है कृष्णपिंड। कृष्णपिंड मतलब जो सारे ऊष्मा विकिरणों को अपने में अवशोषित कर लेता है उसे कृष्णपिंड कहते हैं। वह पिंड जो सारे ऊष्मा विकिरण को अपने में अवशोषित कर लेता है उसे कृष्णपिंड कहते हैं। वह पिंड जो सारे ऊष्मा विकिरण को अपने में अवशोषित कर लेता है उसे हम कृष्ण पिंड कहते हैं। एकदम सिंपल, ठीक है। अब मामला क्या है, तो कृष्णपिंड कहता है कृष्णपिंड किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात का अनुक्रमानुपाती होता है। ये स्टीफेंस लॉ है। स्टीफेंस का नियम कहता है सर कि विकिरण की जो ऊर्जा है वो परम तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होगा। कृष्णपिंड क्या है, वह पिंड जो सारे ऊष्मा विकिरण को अवशोषित कर ले।
कृष्ण पिंड है वह पिंड जो सारे ऊष्मा विकिरण को अवशोषित कर ले उसे हम कृष्ण पिंड कहते हैं। स्टीफेंस का लॉ कहता है विकिरण ऊर्जा जो होता है वो परम ताप के समान चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा सुजीत सिंह जी? तो कहता है किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये स्टीफेंस लॉ। आप कहेगा न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, किरचॉफ का नियम क्या है, उष्मागतिकी का नियम क्या है? तो ये सर हम लोग अगले में पढ़ेंगे। देखिए क्या है, न्यूटन का शीतलन नियम कहता है सर कि अगर कोई पिंड है उसको 50 डिग्री से 40 डिग्री सी करने में 5 मिनट का समय लगता है ना, 40 से 30 करिएगा तो 5 मिनट से ज्यादा लग जाएगा। आप कहिएगा अरे मास्टरबा नहीं समझे, सबको मेरा प्रणाम है सर। कहता है देखिए न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है, 50 से 40 यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड को घटाए तो 5 मिनट समय लिया। यहां ही 40 से 30 कीजिएगा ना और कम तापमान पे आएगा तो 10 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस है तो यहां भी 5 मिनट लगना चाहिए, नहीं 5 मिनट से ज्यादा लगेगा। गौर फरमाइएगा, न्यूटन का शीतलन नियम है, गर्मा गर्म नियम नहीं है न्यूटन का। कहता है न्यूटन का शीतलन नियम कि 50 से 40 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करने में 5 मिनट लगा, तो और अगर कम करेंगे 40 से 30 10 डिग्री का है लेकिन 5 मिनट से ज्यादा ले लेगा। ये कहता है न्यूटन का शीतलन नियम। अब किरचॉफ का नियम क्या कहता है भैया? किरचॉफ का नियम कहता है जितना खाओगे उतना निकालोगे, मतलब जितना खाएगा उतना ज्यादा निकालेगा। मतलब किरचॉफ का नियम कहता है जो वस्तु उष्मा का जितना अच्छा अवशोषक होगा उतना ही अच्छा उत्सर्जक होगा। जो वस्तु उष्मा का जितना अच्छा अवशोषक होगा उतना ही अच्छा उत्सर्जक होगा। अब यह सी बात है, जितना ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा निकालेंगे, कम खाएंगे तो कम निकालेंगे। नहीं, तो कहता है जो जितना अच्छा उष्मा का अवशोषक होता है उष्मा का वह उतना ही अच्छा उत्सर्जक होता है। ये कहता है हमारा किरचॉफ का नियम। तो ये आपका हो गया न्यूटन का शीतलन नियम। 50 से 40 होने में अगर 5 मिनट का समय लगता है, 40 से 30 होने में 5 मिनट से ज्यादा लगेगा। किरचॉफ का नियम जो जितना खाएगा उतना निकालेगा, ज्यादा खाएगा ज्यादा निकालेगा, कम अवशोषित करेगा कम निकालेगा। स्टीफेंस का नियम E समानुपाती T⁴। उष्मागतिकी का नियम कहता है जो उष्मा हम लोग लेते हैं उससे हम लोग कार्य करते हैं और वो आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में नष्ट होता है। तो ये कुछ खास नहीं है। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म करने पर, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है। क्यों? ये जो सर थर्मस फ्लास्क जो हम लोग लेते हैं ये लंबे समय तक गर्म रखता है पानी को, क्यों? व्हाई दिस विल बी हैपन? सर उसका कारण है, ये जो आप थर्मस फ्लास्क लेते हैं जब आप इसमें देखिएगा इसमें सर दो परत होता है ग्लास का और उसके बीच में सर हवा रहता है, वैक्यूम रहता है। लेकिन इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जब आप इसमें देखिएगा तो गौर से देखिए इस वीडियो में एकदम छोटा सा एनिमेशन है। देखिए इनर बोटल कोर है, आउटर बोटल कोर है, यानी एक ये है और एक ये है और इसके बीच में सर हवा है, इसके बीच में सर हवा भरा हुआ है या यूं कहें वैक्यूम भी रहता है कहीं कहीं, यानी देखो वैक्यूम है। आप जब गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सर जनाब गौर फरमाइएगा, हमने कहा आपको कि ये एक इनर बोटल कोर है, देखो दो कोर है, एक और दो, और इसके बीच में हवा कहीं ना कहीं भरा हुआ। एक कोर ये होता है, एक कोर ये होता है शीशा का, और इसके बीच में जो है ना सर कहीं ना कहीं हवा भरा होता है, वैक्यूम क्रिएटेड रहता है या हवा भरा होता है। तो दो सील्ड होता है, दो सील्ड, एक इनर एक आउटर, एक इनर होता है एक आउटर होता है और इसके बीच में सर हवा भरा होता है, जिसके कारण तीनों चीज को ये रोकता है। आपको कहेगा ये किस किस चीज को रोकता है, तो ये तीन चीज को रोकता है, चालन को, संवहन को और विकिरण को। ये तीनों चीज को रोकता है, चालन को भी, संवहन को भी और विकिरण को भी। चालन, संवहन और विकिरण तीनों चीजों को ये रोक देता है। कौन रोक देता है भैया? थर्मस। और इसमें दो लेयर होता है ग्लास का और एक होता है उसके बीच में हवा या वैक्यूम। अब क्वेश्चन पढ़ो, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्यों? तो हम कहेंगे उसमें चालन, संवहन, विकिरण नहीं होता है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, तो सर ये क्वेश्चन नहीं है तो क्या है? उसमें गैस भरी रहती है जो उष्मा उत्साहित करती है। सर एकरा में कोनो गैस खर्च नहीं होता है, उसमें आंतरिक तापन होता है, एकरा में अंदर में हीटर लगल रहता है। गलत है। चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाधावरण, बाधावरण मतलब हवा या निर्वात का आवरण की दोहरी दीवार उष्मा को निकलने से या प्रवाहित होने से रोकती है। एक होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा सी। इसमें सर दो लेयर होता है, उसके बीच में वैक्यूम होता है जो सर उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। उष्मा होकर अंदर में रह जाता है जिसके कारण वो गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता है। क्लियर?
अब सर हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न अच्छा, एगो बैच का चला प्रचार है। न्यूमेरिकल का एक बैच मेरा आ रहा है इस सैटरडे संडे, जो कि हम कल बताए थे तुमको। न्यूमेरिकल का एक बैच है जो तुमको 350 में है। 3 महीने का ड्यूरेशन है इसका, और इसमें पूरा का पूरा सारे एग्जाम का तुमको, रेलवे का सारा एग्जाम, बिहार इलेक्ट्रिसिटी है, डीएमआरसी है, अदर जितना रेल कॉर्पोरेशन का एग्जाम है, सारे का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 25 अगस्त सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 3 में। 25 अगस्त सैटरडे 1 से 3 में। सैटरडे और संडे 2 ही दिन चलेगा ये सप्ताह में, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये बैच आप कर सकते हैं, इसका एडमिशन चल रहा है अगर आपको लगे जरूरत हो तो। दूसरा, एक टेस्ट सीरीज विथ लाइव वीडियो डिस्कशन जो अभी आपका चल रहा है, इसमें हमने बहुत सारा नेक्स्ट मंथ से बदलाव कर दिया है। ये सेशन 2 हमारा स्टार्ट होगा। जो क्वेश्चन इस महीना था वो क्वेश्चन अगला महीना नहीं रहेगा, उसके अगला महीना वो नहीं रहेगा, उसके अगला महीना वो नहीं रहेगा। मतलब ये आपको सेशन 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है 6:30 से 7:30, यही टाइमिंग रहेगा। और इसका फी आप लोग, जैसे पिछले महीना जो हम आपसे फी लिए थे 50 रुपया, उसके लिए हमने 20 सेट दिया, जिसमें आज 19वां सेट है, कल आपका लास्ट हो जाएगा 20वां सेट। तो फिर जो लोग सेशन 2 करना चाहते हैं वो लोग फिर से 50 रुपया पे करेंगे, और तब उनका सेशन 2 स्टार्ट होगा। तो ये 50 रुपए पे करके आप सेशन 2 कर सकते हैं। 1 सितंबर 2020 से फिर ये चालू हो जाएगा पहला सेट, फिर मंडे टू फ्राइडे ये चलते रहेगा, पूरा महीना चलेगा, सप्ताह में 5 दिन। तो आप इसको अगर जरूरत हो तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें हम करेंगे क्या, पीडीएफ सॉल्यूशन नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि हम आपको लिखने का टाइम देंगे। और 10 सेट आपको एडवांस में मिल जाएगा, 2-3 दिन में 10 सेट अपलोड हो जाएगा। 10 सेट का एक साथ आप जिरोक्स करवा लीजिए, और जिरोक्स करवा के अपने सामने रखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, और हम लिखेंगे, और तब तक नहीं मिटाएंगे जब तक आप लिख नहीं लीजिएगा। और लिख के यस टाइप कीजिएगा तो हम मिटा देंगे, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्योंकि पीडीएफ देने के बाद क्या होता है, लड़का सूझ जाता है, अब सूझ के चला, वो कुछ नहीं करता है, और उसके बाद मन करता है तो देखता, मन करता नहीं देखा, इंटरेस्ट उसका कम रहता है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसलिए हम पीडीएफ नहीं देंगे, क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे, जिसको आप एक साथ जिरोक्स करवा लीजिएगा 10 सेट। बार बार आपको जिरोक्स दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आंसर हम यहां लिखेंगे, तुमको लिखना है, उसके लिए हम टाइम देंगे। तो जिन लोगों को जरूरत हो नेक्स्ट मंथ के लिए, इस मंथ आप लोगों ने एडमिशन लिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। नेक्स्ट मंथ के लिए जिनको जरूरत हो, आप सर हमसे जुड़ने के लिए फिर से आपको ये 50 रुपए पे करके 1 सितंबर 2020 से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप कहिएगा पैसा ले रहे हैं सर, पैसा इसलिए ले रहे हैं, आपको सब पता है, ये कोरोना काल में सर 50% अगर बहुत ज्यादा फीस है तो हाँ हम ले रहे हैं, ठीक है, हाँ हम 50 रुपया ले रहे हैं, ये हम एक्सेप्ट करते हैं सर, ठीक है। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए हम सर आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से सॉरी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आपकी हेल्प भी कर पाए, लेकिन हम अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं सर, क्योंकि सब बहुत आदमी का पेट इससे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग सर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न क्या है हमारा, कहता है 50 केजी पानी 840 मीटर की ऊंचाई से गिरकर जब पत्थर से टकराता है। सर ये मान लीजिए कि ये पत्थर है, गौर फरमाइएगा, अगर मान लीजिए कि ये पत्थर है और 50 केजी पानी इस पत्थर से टकरा रहा है, तो कहता है 50 केजी पानी 840 मीटर की ऊंचाई से गिरकर जब पत्थर से टकराता है। चलो ये ऊंचाई हमको दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये ऊंचाई हमको दे दिया है 840 मीटर से गिरकर इस पत्थर से टकराता है। वेरी गुड, ये सब वो क्वेश्चन है चला जो 3 नंबर दिलाएगा। तो इसकी सारी गति ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो जो गति से आता है वो उष्मा में बदल जाता है। तो पानी का तापमान कितने की वृद्धि होगी? तो सर हमको ये बताइए, यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो यहां काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो उष्मा ऊर्जा में बदल गया। गौर फरमाइएगा, अगर यहां पोटेंशियल एनर्जी 100 होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, और यहां अगर नीचे आएगा तो यहां काइनेटिक एनर्जी का मान हो जाएगा 0, काइनेटिक एनर्जी का मान हो जाएगा 100, और पोटेंशियल एनर्जी का मान हो जाएगा 0। आप कहेगा अरे मास्टर भाई बुझे कहां? देखिए, अगर यहां पोटेंशियल, अब हाइट पे है, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी का मान 0 होता है, अब पोटेंशियल एनर्जी 100 हो गया, क्योंकि कुल ऊर्जा नियत रहता है। जब यहां आएगा सर, तो यहां आएगा तो सर काइनेटिक एनर्जी का मान हो गया 100, नीचे आने पर वेग बढ़ता है, तो काइनेटिक एनर्जी 100, पोटेंशियल एनर्जी 0,
तो आप कहिएगा सर इतना गो 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 हम नहीं समझे, तो नहीं समझे तो सर ओकर एक गो उपाय है कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में mgh बराबर ms थीटा करते हैं। आप कहिएगा ये कहां से आया, तो mgh पोटेंशियल एनर्जी हो गया, आई जो उष्मा में बदला वो Q हो गया, Q बराबर होता है ms थीटा। mgh इज इक्वल टू ms थीटा। अगर पहाड़ से कोई चीज पानी गिर रहा है और टकराया, इस क्वेश्चन में mgh बराबर ms थीटा आप लगा दीजिए। इस क्वेश्चन का ये फॉर्मूला है और ये कट जाएगा और यहां से थीटा हमको निकालना है। तापमान में कितने की वृद्धि हुई, तो थीटा निकालना है, थीटा तापमान में वृद्धि है, ये हो जाएगा फॉर्मूला gh बाय f। जी का मान हमको पता है, जी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए जी का मान हम ले लेते हैं 10 और H का मान है 840, आप बटे F विशिष्ट उष्माधारिता होता है 4200। अब इसको काट खोट दीजिए, थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। आप कहेगा अरे मास्टरवा नहीं बुझे, हम फिर से समझाते हैं। देखिए अगर यहां आप समझना चाहते हैं तो, अगर दिमाग पे लोड देना चाहते हैं तो हम समझा देंगे, और नहीं देना चाहते तो बल कैसा है मतलब न्यूटन आप पढ़िए, कहीं से कोई समस्या नहीं। जैसे हम सर यहां से पोटेंशियल एनर्जी, यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो यहां के काइनेटिक एनर्जी होगा, अर्थात यहां का काइनेटिक एनर्जी यहां के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर था। जब टकराता है ना तो ये काइनेटिक एनर्जी उष्मा में बदलता है और ये उष्मा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो इतना लेकिन गोंगो गोंगो तोरा बुझाएगा नहीं। जैसे क्वेश्चन कहे ना कि पहाड़ पर पानी गिर रहा है, तो कहना तो भैया mgh इक्वल टू mf थीटा। एस विशिष्ट उष्माधारिता सबको पता है 4200 जूल होता है पानी का, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो भैया यहां से फॉर्मूला mm कट गया, gh बाय s हो गया, g का मान 10 लिया, h का मान 840 है, s का मान इतना ले लिया 2 डिग्री से। एक के लाइन के तो क्वेश्चन है, हमको लगता है 5 से 6 बारी क्वेश्चन पूछा है। तो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज बी फॉर बॉल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका सॉल्यूशन किया हुआ है पीडीएफ में। कहता देखिए एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। देखिए सर अगर क्वेश्चन को बनाइएगा ना तो बहुते दिमाग लगेगा, नहीं बनाइएगा तो कहीं कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तब तक जब पढ़ना नहीं है तब फिर कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना है मेरे दोस्त तो कहीं ना कहीं तुमको दिमाग को खर्च करना होगा, लगाना होगा। आप कमेंट बॉक्स में आप एक्टिव रहिए और अपना कॉपी पे हाथ चलाइए। क्वेश्चन का पीडीएफ एक दिन पहले, अब अगला महीना से सर आपको 10 सेट पहले दे देंगे, उसका जिरोक्स करवाइए और अपने पास रखिए और पढ़िए, ना तो मामला चला गड़बड़ हो जाएगा। हम हर वो क्वेश्चन से तुमको रूबरू करवा देंगे कि जिससे तुम्हारा एक एक क्वेश्चन एग्जाम हॉल में 25 तक नहीं 30 पूछेगा तो 29 तक तुमको हम ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए तुमको भी भाई मेहनत करना होगा, हमरे पढ़ा देने से होगा, आपको एक्टिव होइएगा तब आपको समझ में आएगा। कहता क्या है देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा सर एक है तत्व, एक है यौगिक, एक है मिश्रण। ध्यान दीजिएगा यौगिक क्या है, एक या एक से अधिक तत्व को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक कहलाता है। जैसे H2O है तो एक निश्चित अनुपात में है, 2:1 में है। मिश्रण एक या एक से अधिक तत्व को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसको मिश्रण कहते हैं। SN और PB बराबर सोल्डर होता है, ये अनिश्चित किसी भी अनुपात में मिला देंगे सब सोल्डर बन जाएगा। और तत्व अकेले होता है, तत्व अकेले होता है मतलब इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, हम आयरन ले लो तुम, कैल्शियम ले लो तुम, अल्युमिनियम ले लो, ये तत्व है, ये अकेले होता है। अब क्वेश्चन कहता है एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें होगा। तुम गौर से देखो यौगिक में जब एक से अधिक, यहां भी आओगे एक से अधिक, और तत्व तो अकेले होता है। यहां क्वेश्चन कर रहे हैं एक ही प्रकार के परमाणु, तो एक ही प्रकार के परमाणु तो अकेले कौन होता है भैया, तत्व होता है। इसमें तो 2 प्रकार के, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इसमें भी 2 है, एक 3 है, एक सीसा है। लेकिन इसमें जब तत्व में आओगे तो अकेले है, अकेले कौन है, आयरन है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो भैया तत्व में, खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, कि प्राकृतिक तत्व में। तो आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। क्यों, क्योंकि एक ही प्रकार के, इसमें कहता है जब एक से अधिक, इसका भी डिफिनेशन है जब एक से अधिक, आई कहता है अकेले होगा, तो अकेले होता है आयरन, कैल्शियम वगैरह वगैरह। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए की बी की सी, व्हाट इज द आंसर। वेरी गुड, द राइट आंसर इज C फॉर कैट। अगले प्रश्न की ओर चलती है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो सर देखिए मिश्रण
का सूत्र नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, मिश्रण का सूत्र नहीं होता है। अगर यौगिक की बात करोगे तो यौगिक का सूत्र होता है H2O। तत्व की बात करोगे तो आयरन, अल्युमिनियम, इसका सूत्र होता है। अगर मिश्रण की बात करोगे सोल्डर का कोई सूत्र नहीं होता, शरबत ले लो, इसका कोई सूत्र नहीं होता। क्वेश्चन आपका कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण नहीं है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर, व्हाट इज द आंसर? इस्पात, इस्पात बोले तो स्टील, स्टील, स्टील का कोई इस्पात मतलब सर ये मत समझना इस्पात के, इसको इसको लड़का आयरन समझ लेता है, जो कि गलत है। इस्पात का इंग्लिश वर्ड हिंदी है इस्पात, स्टील का, स्टील का इंग्लिश हिंदी होता है इस्पात। उसके बाद है पीतल, पीतल भी सर दो चीजों का मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है। यहां आ जाओगे कांच, कांच और शीशा में डिफरेंस है सर, शीशा अगर बोलोगे तो शीशा बोले तो पीबी, पीबी, और अगर कांच बोलिएगा तो कांच का मतलब होता है पीबी प्लस कुछ, तो इसलिए ये भी नहीं हो जाएगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बोले तो कार्बन, तो ये मिश्रण नहीं है। देखो कांच बोले तो कथी, शीशा प्लस कुछ, जब मिला दोगे तो कांच बनेगा। कांच और शीशा में डिफरेंस है, शीशा हुआ पीबी और कांच हुआ पीबी प्लस कुछ। अब पीतल भी मिश्रण है सर, इस्पात भी मिश्रण है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, पीतल का भी कोई फार्मूला नहीं होता, ये भी मिश्रण है। लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का फार्मूला हो गया, ग्रेफाइट एक प्रकार कार्बन है, इसलिए मिश्रण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अगला प्रश्न इसी टॉपिक पे हम दिए हैं, ध्यान देना। अगला प्रश्न जो है आपका हम इसी टॉपिक पे दिए हैं, गौर फरमाइएगा। अगला जो प्रश्न है आपका वो इसी टॉपिक पर दिए हैं कि अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, तो यौगिक कौन सा है तो तुम गौर से देखो। पारा, पारा का फॉर्मूला Hg अकेले है तो ये तत्व है। पेपर, पेपर सर इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मिश्रण है। वायु इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मिश्रण है। अमोनिया इसका फॉर्मूला होता है NH3, भैया ये यौगिक है। जो अकेले होगा, जो अकेले होगा वो तत्व है, जिसका अकेले हो फॉर्मूला हो वो तत्व है, जो किसी के साथ हो और फॉर्मूला हो यौगिक है, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं हो मिश्रण है। फिर से देखो, जो अकेले हो फॉर्मूला हो तत्व है, जो किसी के साथ हो फॉर्मूला हो यौगिक है, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं हो मिश्रण है। तो कहता है निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, भैया पारा अकेले है, तत्व होता है। पेपर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, मिश्रण होता है। वायु का कोई फॉर्मूला नहीं होता, मिश्रण होता है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, भाई ये भैया यौगिक है। क्यों यौगिक है, क्यों यौगिक है, इसलिए यौगिक है क्योंकि यह किसी के साथ में है, इसलिए यौगिक है क्योंकि यह किसी के साथ में है। अब बताइए अगला प्रश्न, अगला में चलते हैं सर। अगला, अगला क्या कहता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, कैसे बनेगा, तो सर इससे बनेगा, गौर फरमाइएगा। यहां पर लड़का क्या करता है, क्या मिस्टेक करता है, गौर फरमाइएगा। हम वर्गों को समझते हैं, पीरियोडिक टेबल का ज्ञान अगर आपका खाली है तो हम उसको भरने की कोशिश करते हैं, वर्गों को समझते हैं पहले। तो क्या लेंथेनाइड है, क्या एक्टिनाइड से, गौर फरमाइएगा। ये सर एस ब्लॉक है, ये आपका जो अभी हम लिए हैं ये एस ब्लॉक है। और फिर हम अगर आगे जाते हैं तो ये मेरा पी ब्लॉक है, ये मेरा पी ब्लॉक है। देखिए ये मेरा एस ब्लॉक है, फिर से देख लीजिए, ये आपका एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, और यहां जब जाइएगा तो ये डी ब्लॉक हो गया। और भैया मेरे जब यहां जाओगे ना तो एफ ब्लॉक हो गया, ये एफ ब्लॉक हो गया। फिर से देखिए, ये आपका एस ब्लॉक, ये रहा आपका पी ब्लॉक, और सॉरी ये रहा आपका पी ब्लॉक। अगर इसमें आइएगा तो ये आपका पी ब्लॉक और ये आपका डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक से निकल कर आता है दिस वन, ये हो गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आप जब गौर से देखिएगा तो इसमें दो सीरीज है,
एक ये सीरीज हो गया और एक ये सीरीज हो गया। इसमें एक को कहते हैं हम लेंथेनाइड, एक को कहते हैं एक्टिनाइड। इसको कहते हैं ईएस ब्लॉक, ईपी ब्लॉक, ये बीच वाला डी ब्लॉक और यहां आ गया एफ ब्लॉक। इसमें दो सीरीज है, एक लेंथेनाइड एक एक्टिनाइड, एक लेंथेनाइड एक एक्टिनाइड, एक लेंथेनाइड एक एक्टिनाइड। अब बताइए क्या हो जाएगा। अब अगले में चलते हैं हम लोग। अगला हमारा, आप गौर से देखिए, जब गौर से देखिएगा तो ये आपका हो गया एस ब्लॉक, ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका एस ब्लॉक, ये हो गया एस, ये हो गया डी ब्लॉक और ये हो गया पी ब्लॉक। और यहां जब आइएगा तो ये हो गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में देखो दो है, एक लेंथेनाइड सीरीज है और एक जो है आपका ये लेंथेनाइड सीरीज और ये एक्टिनाइड सीरीज है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में यहां देखते हैं। जब हम लोग यहां आते हैं तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में तत्वों की कुल संख्या, तो कुल संख्या जो होता है सर, ये लेंथेनाइड सीरीज है हमारा एफ ब्लॉक का और ये एक्टिनाइड है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग जब गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 फिर इसमें भी होगा तो 30 हो जाएगा आंसर, जो कि गलत है। तो सर इसलिए गलत है कि लेंथेनम को नहीं जोड़ा जाता है लेंथेनाइड सीरीज में, एक्टिनम को नहीं जोड़ा जाता है, एक्टिनियम को नहीं जोड़ा जाता है एक्टिनाइड सीरीज में। तब जब आप गिनिएगा तो 14 14 28, यानी आंसर हो जाएगा 28। आंसर कितना हो जाएगा 28। गौर फरमाइएगा, एफ ब्लॉक में दो, एक लेंथेनाइड एक एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड की अगर बात कीजिएगा तो लेंथेनाइड सीरीज में लेंथेनम को नहीं गिनते हैं, लेंथेनम को छोड़ के गिनिएगा 14 को होगा। और एक्टिनाइड सीरीज में एक्टिनियम को नहीं गिनते हैं, एक्टिनाइड्स के बाद जो है एक्टिनाइड्स के बाद एक्टिनाइड सीरीज चालू होता है, लेंथेनम के बाद लेंथेनाइड सीरीज चालू होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 14 दूनी 28। इसको छोड़ के गिन लीजिए, इसमें 14 होगा, इसको छोड़ के इसमें गिन लीजिए 14 होगा 28। इसीलिए क्वेश्चन को बार बार बोर्ड ने पूछा है, आप प्रीवियस ईयर पलट के देखिएगा। अब यहां आते हैं, परमाणु संख्या 58 वाला लेंथेनाइड श्रृंखला का तत्व है। 58 हो गया, लेंथेनम के बाद हो गया यहां सीरियम, तो सीरियम आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। सीरियम आंसर हो जाएगा 58, दैट इज बी फॉर बॉल। अब बताइए अगले में चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अगला कहता है किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी है। एकरा में बड़ा झोल है। चला झोल क्या है, बच्चा को बुझेबे नहीं करता है मामला क्या है। अब सर बच्चा को नहीं बुझाता है मामला क्या है, तो कंप्लीट समझाते हैं क्वेश्चन को। किसी तरल के तरल 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 की समान, तरल मतलब कोई भी द्रव हो गया, मान लेते हैं पानी है, तरल का मतलब मान लेते हैं कथी है, पानी है, में समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी है। तो सर देखिए, आप क्वथन की बात कीजिए। क्वथन मतलब हो गया चिल्ला मेरे बॉइलिंग। अगर हम बॉइलिंग करते हैं तो खाली खौलाएंगे, ये बॉइलिंग हो गया। अगर संघनन की बात करोगे तो ये गैस है और गैस जो है ये द्रव में बदल जाता है, इसको हम संघनन कहते हैं। वाष्प जो है पानी में बदल जाएगा। वाष्पीकरण की बात करोगे, पहले खौलाओगे, पहले खोलेगा और खोलने के बाद वाष्पीकरण यानी बॉइलिंग होगा, बॉइलिंग के बाद वेपोराइजेशन होगा। और इसमें हिमांक में सर पानी सीधे बर्फ में बदल जाएगा। हिमांक में अगर बात करोगे तो पानी जो है वो सीधे बर्फ में बदल जाएगा। तो तुम गौर से देखो, यहां इकलौता स्टेप है बॉइलिंग, खोलेगा, यहां संघनन गैस से सीधे द्रव में बदला, इकलौता स्टेप है। लेकिन वाष्पीकरण में दो स्टेप है, पहले बॉइलिंग होगा तब वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण में दो स्टेप है, पहले बॉइलिंग तब वेपोराइजेशन। इसमें भी एक स्टेप है, द्रव पानी में बदल जाएगा। तो भैया ई भी एकलौता स्टेप, ई भी एकलौता स्टेप, ई भी एकलौता स्टेप, लेकिन इसमें दो स्टेप, पहले बॉइलिंग तब वेपोराइजेशन, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए ये आंसर होगा। क्वेश्चन का था किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। भैया वाष्पीकरण की। क्यों सबसे धीमी होगी? क्योंकि इसमें दो स्टेप का काम है और दो स्टेप का काम है, तो ये सबसे धीमा होता है। क्लियर? अब पता नहीं आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं। तो मामला ये है कि ये दो स्टेप का काम है, ये दोनों एक एक स्टेप, ये तीनों एक एक स्टेप। ये देखिए खोल रहा है, एक स्टेप है, ये गैस से द्रव में बदला, एक स्टेप है, ये पानी से बर्फ में बदला, एक स्टेप है। लेकिन वाष्पीकरण में पहले बॉइलिंग होगा और तब वेपोराइजेशन होगा, इसलिए ये दो स्टेप का काम है, इसलिए इसमें समय सबसे धीमा है, ज्यादा समय लगेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। नहीं करता रे, नहीं करता। सर आप हमेशा पढ़ते हैं कि सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, नहीं तो क्या होगा, आग लग जाएगा। पढ़ते हैं ना। लेकिन अब थोड़ा ज्ञान में इजाफा कीजिए। अब ज्ञान में क्या इजाफा कीजिए, अब आप ये जानिए कि फर्स्ट ए का जो तत्व है, क्षारीय धातु जिसको आप कहती है, फर्स्ट ए का जो तत्व है
क्षारीय धातु जिसको जाने मन तू कहती है, वो लिथियम, हाइड्रोजन तो गैस है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यह सभी जल से विक्रिया करता है और केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। देखिए ऐसे ही जब भी ये सोडियम है, सोडियम को देखिए केरोसिन में डुबा कर रख दिया जाता है, नहीं तो सर जल से विक्रिया करता है या हवा से विक्रिया करता है और आग लग जाता है, इसीलिए इसको केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। इस सब को केरोसिन में डुबाकर, खाली सोडियम को नहीं सर, ये पूरा वर्ग को, फर्स्ट ए आपको कहेगा फर्स्ट ए को कहां डुबाकर रखते हैं, कहेंगे भैया केरोसिन में। कहेगा क्षारीय धातु को कहां डुबाकर रखते हैं, कहेंगे भैया केरोसिन में। लिथियम को कहां, केरोसिन में। सोडियम को कहां, केरोसिन में। पोटेशियम को कहां, केरोसिन में। रुबिडियम को कहां, केरोसिन में। सीजियम, फ्रांसियम कहां डुबाकर रखते हैं रे भाई, केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। काहे रखते हैं रे भाई, हवा में आग लग जाएगा इसीलिए रखते हैं। तो व्हाट इज द आंसर, तो सर सोडियम देखिए इस वर्ग का है, पोटेशियम देखिए इस वर्ग का है, तो इसको डुबा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो ठंडे या गर्म पानी से के साथ प्रतिक्रिया करता है, सब करता है, इसीलिए तो केरोसिन में रखते हैं। कैल्शियम देखो, कैल्शियम इस तत्व इस ग्रुप का नहीं है, और एगो है कैल्शियम, ध्यान देना, कैल्शियम, कैल्शियम सर हड्डी में पाया जाता है। कैल्शियम की अगर बात करोगे हड्डी में पाया जाता है, हवा में इसमें आग लग जाता है, तो इसलिए बता आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम। इसीलिए तो एल्युमिनियम का बर्तन यूज करते हैं, एल्युमिनियम का बर्तन यूज करते हैं। ठंडा गर्म पानी से अगर अभिक्रिया करेगा तो मां कसम ठंडा पानी रख पाएंगे, गरम गरम पानी ओकरा में रख पाएंगे, वो तो रिएक्शन कर जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़, नहीं हो जाएगा, बोलो ना रे, रिएक्शन कर जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि एल्युमिनियम को ठंडे या गर्म पानी से विक्रिया नहीं करता। कैल्शियम भी करता है, हड्डी में होता है, इसीलिए देखना हवा से विक्रिया करके हड्डी में आग लगल रहता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसमें फास्फोरस पाया जाता है, आग लग जाता है उसमें। और पोटेशियम ये तो करवे करता है, सोडियम भी करता है, लिथियम भी करता है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम भी करता है, फर्स्ट ए का सारा तत्व करता है, क्षारीय धातु करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, तब आपका काम हो जाएगा। यानी फर्स्ट ए का सारा केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, क्यों, क्योंकि हवा से विक्रिया कर लेता है। क्लियर। अब देखिए अगला कहता है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। वेरी गुड। देखिए इसमें बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से आंसर बनाते हैं, कुछ लोग वाष्पोत्सर्जन मारते हैं, कुछ लोग वायु श्वसन मारते हैं, कुछ लोग किण्वन मारते हैं, कुछ लोग ई तो कोई नहीं मारता होगा, इसमें जलवे नहीं करेगा, बिना वायु का जलवे नहीं करेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सर बिना वायु का नहीं जलेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो अवायु श्वसन में तो उष्मा निकलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अब आप कहिएगा सर वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन और वायु श्वसन, सर वायु श्वसन एक दहन है, हम लोग कहते हैं श्वसन एक मंद दहन है, अर्थात ये दहन है, और एक है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन मतलब सर जो पानी वाष्प में बदल जाता है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये जो दहन है या श्वसन है, वायु श्वसन, ये तो सर हम लोग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग सर वायु को जला पाते हैं और इसीलिए कमरे के तापमान पे हम लोग सांस ले पाते हैं। किण्वन फर्मेंटेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें सर उष्मा नहीं निकलता है, ये क्या करता है C6H12O6, इसको जब ईस्ट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये दे देता है C2H5OH प्लस CO2, तो इसमें उष्मा निकलवे नहीं करता है, तो ये हो गया, ये इथाइल अल्कोहल बनाने की विधि है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कहेगा किण्वन में कौन सी गैस निकलता है, कहेंगे भैया इथाइल अल्कोहल बनाने की ये विधि है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, किसकी उपस्थिति में, ईस्ट की उपस्थिति में, किसको तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। और रही बात वाष्पोत्सर्जन की, वाष्पोत्सर्जन और वायु श्वसन, वायु श्वसन नॉर्मल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, नॉर्मल ऐसा नहीं है हम लोग सांस लेते हैं क्या बहुत ज्यादा उष्मा लग रहा है, हमारे पेट में आग लग गया, नहीं लगा, नहीं लगा कर मतलब बहुत ज्यादा उष्मा जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। भैया वाष्पोत्सर्जन में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊर्जा का मतलब यहां उष्मा से है, ऊर्जा का मतलब यहां किससे है, उष्मा से है, इसलिए आंसर वाष्पोत्सर्जन होगा। वायु श्वसन नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं कि सांस ली और आग लग गया, इसलिए इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल। अगले प्रश्न में चलते हैं, किण्वन में नहीं निकलता, अवायु श्वसन में भी नहीं निकलता। अगला अगला कथी है, चला अगला है सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं भाई। देखो दो चीज मिलाया जाता है, एगो एल्यूमिना एगो जिप्सम, एगो एल्यूमिना एगो जिप्सम, एगो एल्यूमिना एगो जिप्सम, एगो एल्यूमिना एगो जिप्सम। तू कहेगा रे मास्टर बा काहे, तो तुम देखो अगर तुम छत तोहर बहुत बड़का है, अब तुम ढाल रहा है, आधे दूर ढाला है और आधा दूर कल ढालना है, तो भैया तुम क्या करो, जिप्सम मिला दो, जमाव दर को धीमा कर देगा। आधा अगर जम गया तो फिर कल ढालेगा तो दरार पड़ जाएगा, इसीलिए छत देखना एक ही दिन में डालता है।
और अगर तुम पानी लगा हुआ है और उसमें पुलिया दे रहा है, पुल बन के लिए तुम बीम डाल रहा है, तो में बीम डालने के लिए ऐसे तुम पानी बह रहा है कोसी नदी में, ऐसे तुम सीमेंट बालू गिट्टी का मिश्रण डालेगा और वो बह जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम मिला देते हैं, जैसे डालेंगे खटाक से जम जाएगा। तो खटाक से जम जाएगा तो मामला क्या है, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है भैया, सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है, जमाव दर को धीमा करना, कल ढालना है तो हो जाएगा। एल्यूमिनियम मिला देंगे, जमाव दर को तेज करना, पुलिया में डालना है तब। अब बता आंसर क्या होगा। कहता है सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है भैया, क्यों मिलाया जाता है, तो सीमेंट की जमाव दर को तेज करने के लिए एल्यूमिना ऐसा पैकेट में आता है, और जिप्सम ऐसा होता है, इसको हम लोग मिलाते हैं जमाव दर को सीमेंट में जमने में विलंब करने के लिए, तेज स्लो करने के लिए। ये स्लो करता है और ये फास्ट करता है। बता क्या होगा, सीमेंट में जमने में विलंब करने के लिए जिप्सम है, जिप्सम है भैया, स्लो करता है, स्लो करता है मतलब विलंब करेगा, विलंब करेगा मतलब सी नंबर इज द राइट आंसर मैन। व्हाट इज द आंसर? द नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट वन इज, अगला कहता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित ईंधन में कौन सा द्रव नहीं है, कौन सा द्रव नहीं है, द्रव नहीं है, द्रव नहीं है, मिट्टी मटिया तेल द्रव नहीं है, डीजल द्रव नहीं है भैया, द्रवित हाइड्रोजन द्रव नहीं है, लेकिन द्रवित पेट्रोलियम गैस एक हम एलपीजी कहते हैं। देखो एलपीजी के साथ मामला है, अगर कहेगा एलपीजी किस अवस्था में होता है, तो किस अवस्था में, सिलेंडर में होता, सिलेंडर में होता, तो कहते भैया द्रव अवस्था में। और अगर कहता है एलपीजी क्या है, तो एलपीजी क्या है, तो कहेंगे भैया गैस है। दोनों अलग अलग है, कोई भी लिक्विड है उस सिलेंडर में द्रव अवस्था में रहेगा, कोई भी लिक्विड है उस सिलेंडर में द्रव अवस्था में रहेगा, कोई भी लिक्विड है सिलेंडर में द्रव अवस्था में, कोई भी लिक्विड है सिलेंडर में द्रव अवस्था में। तो कहते हैं एलपीजी किस अवस्था में सिलेंडर में होता, तो कहेंगे द्रव अवस्था में होता। अब कहेगा एलपीजी क्या है, तो कहेंगे गैस है। लेकिन बताओ मटिया तेल को गैस कह सकता है, कहता है निम्नलिखित ईंधन में कौन सा द्रव नहीं है, तो भैया ये तो द्रव है। अब कहेगा डीजल द्रव है, द्रवित हाइड्रोजन ये भी द्रव है, लेकिन द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है ये गैस है, लेकिन अगर इस सिलेंडर में कहेगा तो ये भी द्रव है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ना बुझा, बुझा कि ना बुझा, वेरी गुड। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17। स्ट्यूप का परीक्षण किस रोग से संबंधित है? सर स्ट्यूप कप परीक्षण जो है ये हम लोग सर मिल्क फीवर से संबंधित है, लेकिन इसको सर आप अलग रखिए। पहले तो मिल्क फीवर है क्या, ये सर दुधारू पशुओं में क्या होता है ना, 2-3 बियान के बाद जो है ना, जब वो बच्चा देता है, 2-3 बियान मतलब बच्चा देना, बुझिए रहा होगा, जब वो बच्चा देता है ना तो सर उसके बाद उसको फीवर आने लगता है, उसी को हम सर कहते हैं कौन रोग, मिल्क फीवर। मतलब दुधारू पशु में ही होता है, इसीलिए इसका नाम मिल्क फीवर है। कहता यह बीमारी पशुओं में पाई जाती है, ज्यादातर उन पशुओं में जो दूध देते हैं। इन पशुओं के ब्याने के बाद मतलब बच्चा देने के बाद कुछ घंटों या दिनों के बाद इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, इसको हम मिल्क फीवर कहते हैं। इसी को स्ट्यूप कप परीक्षण द्वारा सर दूध को निकाल के कप में और उसके बाद उसका परीक्षण किया जाता है उसके टेम्परेचर का, तब पता चलता है इसको मिल्क फीवर रोग है। अब अगर हम दूसरे बीमारी की बात करें तो एक बीमारी है तुम्हारा जो एक और ऑप्शन है तुम्हारा, अगला ऑप्शन है न्यूकेसल डिसीज है, थनेला है, टिक फीवर है। ये क्या है सर, तो एक पहला न्यूकेसल डिसीज क्या है, इसको सर रानी खेत रोग तुम सुना होगा। इस सर एक विषाणु जन्य रोग है जो घरेलू पक्षियों अनेक जंगली पक्षी प्रजाति प्रभावित करता है। 2-3 दिन में पक्षी बहुत कमजोर हो जाता है और ऐसे करके मर जाता है। उसके बाद थनेला है, थनेला सर ये गाय के थन में होता है। थन में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा सूजन हो जाता है, और सूजन हो जाता है, दर्द एवं सूजन हो जाता है, जिसके कारण सर वो बहुत ज्यादा फूल जाता है, जिसके कारण दूध आपको दूहने नहीं देगा। इसी को थनेला रोग कहते हैं। टिक फीवर जो होता है सर, टिक मतलब हो गया सर कीड़ा मकोड़ा के काटने से सर मनुष्यों में होता है। टिक फीवर एक वायरल संक्रमण है जो संक्रमित कीट नाम दिया हुआ है डर्मे सेंटर एडरसीन वुड टिक के काटने से होता है, ये मनुष्यों में पाया जाता है। तो ये आपका चारों ऑप्शन है। आपको कहेगा थनेला किसमें पाया जाता है, जानवरों में, थन उसका सूज जाता है सर, दूहने नहीं देगा। कहेगा रानी खेत रोग कहां पाया जाता है सर, ये सर पक्षियों में होता है। और इसमें क्या होता है, तब भैया मेरे पक्षियों में कमजोर हो जाने के कारण देखना मुर्गा पोल्ट्री फार्म में देखना मुर्गा सब मर जाता है।
तो मामला वहां क्या होता है भैया, उसको रानीखेत बीमारी हो जाता है, अनाथून मरने लगता है। तो कहते हैं टिक फीवर क्या होता है सर, ये टिक वगैरह, जैसे टिक वगैरह तुम भेम वगैरह देखता है गांव घर में रहता है, वो सब के काटने छूने से भी कभी कभी ये फीवर होता है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके। अब देखो परमाणु है, मान लो ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये सर यहां पर जो होगा, यहां पर जो होगा, यहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, गौर फरमाइएगा। तो यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये जो देख रहे हो आप, ये इलेक्ट्रॉन है, यहां ये इलेक्ट्रॉन है, यहां ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता। तुम गौर से देखो, ये हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में मिला। यहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मिला। इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसका भी सुरक्षित है, और न्यूट्रॉन तो इसमें होवे नहीं करता, तो इसमें खाली प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जीरो होता है, तो इसका भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मान लो सुरक्षित होता है। केवल इलेक्ट्रॉन जो है, देखो यहां का इलेक्ट्रॉन और यहां का इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गया, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां का इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गया, तो भैया केवल इलेक्ट्रॉन ही साझेदारी में भाग लेता है कहीं पर भी। तो कहता है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के न्यूक्लियस है, इसके गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। सही बात है, रासायनिक व्यवहार कैसे ये जुटेगा, कैसे रासायनिक रूप से जुटेगा, वो निर्भर करेगा किस पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। और न्यूक्लियस के न्यूक्लियनों की संख्या पर, न्यूक्लियन हो जाता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग, इस पर एकदम नहीं निर्भर करेगा, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करेगा। इलेक्ट्रॉन ही आपस में साझेदारी में या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अगला चला की है पौधों में पितृस्थ अंकुरन, इसको हम विविपरी कहते हैं, विविपरी पितृस्थ अंकुरन। पितृस्थ मतलब बापे में अंकुरन, बापे में अंकुरन मतलब जो अगर कोई पौधा है उसमें फल है और फले में सर अंकुरन आ जाता है, उसी को हम पितृस्थ अंकुरन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं सर, पितृस्थ अंकुरन कहते हैं। जैसे तुम देखो पौधों में पितृस्थ अंकुरन, तुम गौर से देखो, ये फल है, ये फले में ढेरी देखो पौधा निकल गया, इससे नहीं समझ में आएगा। ये देखो ये आम का फल है, और आम के फले में सर अगर बीज से पौधा निकल गया, मतलब बाप है ये, अब बापे में पौधा निकल गया, इसको हम पितृस्थ अंकुरन विविपरी कहते। पितृस्थ मतलब बाप, बाप से निकला अंकुरन, इसीलिए पितृस्थ अंकुरन कहते हैं। कहता है पौधों में पितृस्थ अंकुरन का अभिप्राय क्या है, तो भैया जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन, जनक मतलब बाप, बाप वाला जो वृक्ष है उसमें लगे हुए फल में बीजों का अंकुरन, इसी को हम पितृस्थ अंकुरन कहते हैं, विविपरी कहते हैं। अब बताइए द नेक्स्ट वन इज, हेलो न करते हैं, हेलो, द नेक्स्ट वन इज, कहता है मॉर्फिन निकाला जाता है। सर मॉर्फिन अगर आप जानते हैं तो ये दो जगह से निकाला जाता है, एक पेपेवर सिम्नोफेरस से और एक पोपी पौधा से। एक पोपी पौधा और पेपेवर सिम्निफोरम, ये दो जगह से सर आपको निकलता है कथी, मॉर्फिन। मॉर्फिन सर ये नशा वगैरह के लिए या दवाई में भी यूज किया जाता है। सिनकोना की अगर हम बात करें, मलेरिया की दवा, मलेरिया की दवा सिनकोना के पौधे से बनता है। एकोनिटस नेप्लस ही कुछ खास नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा आंसर। तो मामला ये है सर कि ये कुल मिला के आज का क्वेश्चन है। इसको अगर हम सर एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा और फंडा क्लियर हो जाए, गौर फरमाइएगा। अब देखिए गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या है। देखिए फॉर्मूला 3 हुआ, क्यू बराबर एमएल, क्यू बराबर एमएस थीटा, एच बराबर एमएस। और इसमें आपको क्या करना होगा, तीनों फॉर्मूला याद रखिए, तीनों का यूनिट याद रखिए और खट खट बैठाते जाइए, सर आपका काम हो जाएगा। जैसे अगर आपको क्यू बराबर एमएल है तो एल बराबर क्यू बाई एम, एल गुप्त ऊष्मा है, क्यू का मान हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया, एम का केजी दे दिए, खट से सॉल्व कर लिया, निकल गया। उसके बाद अगर हम आते हैं द नेक्स्ट वन इज, इसी तरह से चारकोल घर में कैसे बनता है, चारकोल बनता है सर लकड़ी, हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाइए, अध कचरा जलेगा तो चारकोल बन जाएगा। अपर्याप्त नहीं, अनुपस्थिति में आपको जलाना है, एकदम निग्लिजिबल जलेगा। तो बताइए अगला प्रश्न में आते हैं,
कहता है किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्घात का अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम स्टीफन चचा का नियम कहते हैं। कृष्ण पिंड क्या है? वह पिंड जो उष्मा का अवशोषण बहुत ज्यादा करता है, लगभग 99% उष्मा का अवशोषण करता है। कृष्ण पिंड करिया बॉडी कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं, चूंकि कृष्ण भगवान का रंग भी ब्लैक था। तो आंसर हो जाएगा स्टीफन का नियम। न्यूटन का शीतलन नियम कहता है 50 से 40 होने में 5 मिनट लगेगा, 40 से 30 होने में 5 मिनट से ज्यादा लगेगा। क्रिचॉफ कहता है जितना खाओगे उतना निकालोगे। और इसकी अगर हम बात करें सर, थर्मस क्यों सर गर्म रखता है? क्योंकि इसमें दो परत होता है और दो ग्लास का परत होता है जिसके बीच में वायु रहता है, जिसके कारण सर चालन, संवहन और विकिरण तीनों को रोक देता है, जिसके कारण उसमें सर गर्मी बना रहता है। अगला है आपका, अगला तो सर न्यूमेरिकल का बैच है, 350 रुपया में है। इस सैटरडे संडे से स्टार्ट हो रहा है। क्या करेंगे? चला पापी पेट का सवाल है, कुछ तो प्रचार भी करना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय है नहीं कोरोना काल में। तो दूसरा सर, ये जो है इसी सैटरडे संडे से है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा 1-2 दिन में। और एक टेस्ट सीरीज है जो सेशन 2 जो लोग लेना चाहते हैं, 50 रुपया में ये बैच आपको मिलेगा और 1 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा। अभी से इसका एडमिशन चल रहा है। इसमें हम सर पीडीएफ देंगे, फिर से हम बता देते हैं, पीडीएफ देंगे क्वेश्चन का और सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको हम टाइम देंगे। और 50 रुपया यानी 2 रुपया 50 पैसा में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन हम चारों ऑप्शन के साथ करवाएंगे डेली 1 घंटा। इससे आपका साइंस आपके अंदर जिंदा रहेगा और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन से रूबरू कराते रहें। द नेक्स्ट वन इज, कहता है आपका ई, इसमें कुछ नहीं करना है। इस टाइप का सवाल, जैसे सर आपको पानी गिरे या पत्थर से टकराए, mgh बराबर ms थीटा कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और सब वैल्यू रख दो, s का मान 4200 रख देना है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से मिलता है कहां पर सर? तत्व में। तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु होता है, तो क्योंकि तत्व अकेले होता है। यौगिक में 2 परमाणु होता है, इसमें तो अनेकों परमाणु होता है। अगला इसी तरह यौगिक का ही है तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? भैया ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, ग्रेफाइट तत्व है कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? यौगिक है भैया अमोनिया, क्योंकि इसका फॉर्मूला है। इसका भी फॉर्मूला नहीं है, इसका भी फॉर्मूला नहीं है, इसका भी फॉर्मूला नहीं है। द नेक्स्ट वन इज लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज की अगर हम बात करें तो गौर से देखना, ये हमारा एस ब्लॉक हो गया, ये हमारा डी ब्लॉक हो गया, ये हमारा पी ब्लॉक हो गया और ये यहां आओगे तो ये एफ ब्लॉक में 2 है, एक लेंथेनाइड एक एक्टिनाइड। ये लेंथेनाइड ये एक्टिनाइड हो गया। और लेंथेनाइड एक्टिनाइड में कहेगा गिनने के लिए, लेंथेनाइड को नहीं गिनेंगे, एक्टिनाइड को भी नहीं गिनेंगे। 14 दूनी 28 हो जाएगा। कुछ लोग 30 कहते हैं, 30 भी ऑप्शन में रहता है। 58 कहेगा तो भैया सीरियम आंसर हो जाएगा। अगला 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 हम बोले वाष्पीकरण में सबसे ज्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि ये बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद वाष्पीकरण होता है। अगला अगला सर कहते हैं भैया किसको गर्म पानी या ठंडा पानी से अभिक्रिया कर लेता है? ई भी कर लेता है क्योंकि फर्स्ट ए का है। सोडियम भी कर लेता है क्योंकि फर्स्ट ए का है। कैल्शियम भी सर कर लेता है, कैल्शियम हो गया। चूना को भी दीजिए सर, गर्म पानी या ठंडा पानी में खूब अभिक्रिया करेगा। एल्यूमिनियम नहीं करता, इसीलिए इसके बर्तन बनाए जाते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलता है? वाष्पोत्सर्जन में सर 100 डिग्री सी के बाद सर इससे उष्मा बहुत अधिक मात्रा में तेजी से निकलने लगता है। उसके बाद सर अगर आते हैं एल्यूमिनियम जमाव दर को तेज करता है, पुल वगैरह ढालने में इसका उपयोग करते हैं। जिप्सम जमाव दर को धीमा करता है, इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं सर? इसका उपयोग हम लोग करते हैं कहां कहां कहां? घर का छत आधे ढालना है, कल आधा ढालना है तब। अगला है आपका कौन सा ईंधन द्रव नहीं है? एलपीजी द्रव नहीं है सर, गैसीय अवस्था में बाहर निकलता है तो हो जाता है स्टूप कप परीक्षण। मिल्क फीवर हो गया सर आपका। उसके ई क्या है सर? अगला इसके बाद हमने कहा था रानीखेत रोग, जिसको आप न्यूकस डिजीज कहते हैं, इसमें पक्षी वगैरह मर जाता है। थनेला हो गया, थन सूज जाता है सर। और टिक फीवर हो गया सर, टिक के काटने से होता है। और सर जब ये कहेगा किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किस पर? न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया में भाग लेता है। अगला है आपका सर पितृस्थ अंकुरन। पितृस्थ अंकुरन मतलब बाप पौधा के में जो फल होगा उसमें जो अंकुरन होगा उसी को पितृस्थ अंकुरन कहते हैं। मॉर्फिन क्या है सर? पेपेवर सेमनिफोरम या पोपी पौधा में सर मॉर्फिन पाया जाता है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मिलते हैं सर हम लोग ब्रेक के बाद कल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।